नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे दिल्ली की, जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद वार्ड 58 में आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन 25 फुट मेन रोड पर किया है। नगर निगम चुनाव को लेकर हर विधानसभा में नेता अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही 25 फुट रोड पर आम आदमी पार्टी के नेता इस्लाम बहरामपुर के कार्यालय का उद्घाटन हाजी यूनुस ने किया। उन्होंने बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी नगर निगम में पूर्ण रूप से सरकार बनाकर अपने तीनों मेयर बनाएगी और दिल्ली को स्वच्छ बनाने का एक महत्वपूर्ण काम करेगी। ये कार्यालय खोला है आम आदमी पार्टी का। ये इसलिए कार्यालय खोला है ताकि आम आदमी पार्टी के हाथ मजबूत कर सकूं। एक छोटा सा सिपाही हूं आम आदमी पार्टी का और अपने विधायक जी के हाथ मजबूत कर सकूं। और जो आने वाले इलेक्शन हैं एमसीडी में, जैसे हमारे विधायक जी ने कहा तीनों निगम जीतने जा रहे हैं, तो 100% इंशाल्लाह सच बात कही हमारे विधायक जी ने। पार्टी के जो हमारे वॉलेंटियर हैं इस्लाम बहरामपुरिया साहब, इनके ऑफिस का उद्घाटन है और ये अभी इन्होंने अपने ऑफिस का उद्घाटन करा। इसमें इलाके के सभी जिम्मेदार मौजूद हैं, पूरे विधानसभा के और दूसरे वार्डों के भी यहाँ हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं और जिम्मेदार आए हुए हैं। इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मीडिया बंधुओं का, आप सबका भी, जो भी मीडिया से आए हुए हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया और इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रहलादपुर इलाके से 60 साल के आम सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कासिम के रूप में हुई है। स्पेशल सेल को दिल्ली में हथियार सप्लाई करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह की टीम ने जाल बिछाकर पुल प्रहलाद पर इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुलासा किया कि वो पिछले 3 साल में दिल्ली एनसीआर में 500 हथियारों की तस्करी कर चुका है। पूछताछ में कासिम ने बताया कि वो मध्य प्रदेश से 10 से 12 हजार में खरीदकर दिल्ली एनसीआर में अपराधियों को 20 से 25 हजार में बेच देता था। फिलहाल स्पेशल सेल ने आरोपी कासिम के खिलाफ आर्म एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना के कस्तूरबा नगर में युवती का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से वायरल हो रही थी कि रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। लेकिन शाहदरा पुलिस ने इस खबर को फर्जी बताया है। शाहदरा जिला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि लड़की पूरी तरीके से सकुशल और सुरक्षित है। पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें 8 महिला और 3 नाबालिग लड़के शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवती के अपहरण में इस्तेमाल ऑटो भी बरामद कर ली है। इस मामले की आगे की जांच के लिए एसीपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। असल केस है, इसमें विक्टिम के बारे में, इंसिडेंट के बारे में कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू रूमर्स फैला रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग विक्टिम्स का आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, इंसिडेंट के ऊपर कम्युनल एंगल देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। विक्टिम ने सुसाइड कर लिया, ऐसे कुछ लोग गलत रूमर्स फैला रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ब्लैटेंटली फॉल्स है। विक्टिम बिल्कुल सेफ है। अभी हमारा पुलिस ऑफिसर ने विक्टिम को मिलके आया है। इसी तरह का कोई भी अगर रूमर्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया के थ्रू और किसी मीडिया के थ्रू फैलाने के लिए कोई भी कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ जरूर लीगल कार्रवाई होगा। बाकी जो जितने भी लोग अभी जो गलत इंफॉर्मेशन पोस्ट किए हैं, रूमर्स फैलाए हैं, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हम कर रहे हैं।
दिल्ली के बुद्ध विहार थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। आरोपी की पहचान अकरम के रूप में हुई है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त प्रणव तायल के मुताबिक बीते दिनों एक पीड़ित महिला ने बुद्ध विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक महिला की चूड़ी की दुकान पर कुछ सामान खरीदने आया। महिला ने जैसे ही चूड़ी दिखाने के लिए अपना चेहरा घुमाया, युवक दुकान से मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने महिला के शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की तफ्तीश के लिए एसीपी आरती शर्मा के सुपरविजन में बुद्ध विहार एसएचओ हेमेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राजीव, कांस्टेबल विकास, अनिल और सतीश की एक टीम गठित की गई। इस मामले को सुलझाने का जिम्मा इन्हें सौंपा गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रोहिणी साउथ थाना पुलिस की क्रैक टीम ने आम लोगों और महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले मां बेटे समेत 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों को पकड़े जाने के बाद दिल्ली और आसपास के राज्यों में ठगी के कई मामलों को सुलझाने का भी दावा किया जा रहा है। साथ ही पकड़े गए ठगों से जालसाजी कर लूटे गए करीब 15 लाख के जेवर भी बरामद किए गए हैं। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल से मिली जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को रोहिणी साउथ इलाके की ही रहने वाली महिला के साथ पकड़े गए गिरोह ने तंत्र मंत्र का झांसा देकर पीड़ित महिला से उनके गहने लूट लिए, जिसके बाद रोहिणी साउथ थाने के एसएचओ संजय कुमार के नेतृत्व में थाने की क्रैक टीम के एसआई वीरेंद्र सिंधु, हेड कांस्टेबल प्रदीप और कांस्टेबल बलजीत आशीष आदि को मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद क्रैक टीम ने घटनास्थल के आसपास के दर्जनों सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। आखिरकार पुलिस टीम को आरोपी ठगों की कार का नंबर मिला, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस पर इनका मोबाइल फोन लगाया और आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा। फिलहाल तीनों आरोपी अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है और कल संसद में बजट पेश होगा। जाहिर है कि बजट में चुनावी राज्यों के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बजट पेश होने के बाद या कुछ दिन पहले चुनाव हो रहा है। इससे पिछले 15 साल में 14 राज्यों में अब तक 42 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं और उन नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो बजट पेश होने से विधानसभा चुनाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट और समझिए। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के 9 दिन बाद यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। चुनावी राज्यों को साधने के लिए बजट में खास ध्यान रखा जाएगा। कुछ लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब बजट चुनावी मौसम में आ रहा है, लेकिन चुनावी बजट से सत्तारूढ़ दल को कितना फायदा होता है, ये सवाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल में बजट के बाद राज्यों में 42 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें सिर्फ 13 में रूलिंग पार्टी को फायदा हुआ है। चुनावी मौसम बजट से कितना फायदा? 15 साल, 14 राज्य, 42 विधानसभा चुनाव। 13 विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ, 18 विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ, 11 विधानसभा चुनाव में बजट का कोई असर नहीं हुआ। चुनावी मौसम में बजट से 9 बार बीजेपी को फायदा मिला, वहीं 4 बार कांग्रेस को फायदा मिला। 18 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 बार नुकसान उठाना पड़ा, वहीं 18 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 बार नुकसान उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा समेत 14 ऐसे राज्य हैं जहां बजट पेश होने के कुछ आगे पीछे ही चुनाव होते हैं। नतीजों के मुताबिक आम बजट के ठीक बाद हुए इन 42 चुनावों में 18 में से उस पार्टी की सरकार नहीं बनी जो पहले से सत्ता में थी। 13 में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हुआ और 11 बार बजट का चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा।
सोच रहा है कि आपने वायदे किए थे रोजगार के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार में सरकार क्या कहने जा रही है, नौजवान उनकी तरफ देखना चाहता है। नौजवान देखना चाहे, देश की महिलाएं देखना चाहती हैं 1000 रुपए का सिलेंडर क्या कुछ कम होगा? आम आदमी सोचता है कि 100 रुपए से नीचे का कोई पेट्रोल होगा क्या? जो चीजें आज इतनी महंगी हो गई हैं, 150-200 रुपए के लीटर कड़वा तेल हो रहा है, क्या कुछ कम होगा? कि रसोई कुछ सस्ती होगी? हमें भोजन मिलेगा क्या? नौजवान को रोजगार मिलेगा क्या? और किसान पूछ रहा है कि जो चीजें जीएसटी के दायरे में आई थी, इस बजट में क्या जीएसटी वहाँ उन कृषि के उपकरण हैं उनसे जीएसटी हटाई जाएगी क्या? इन मुद्दों पर किसान देख रहा है, नौजवान देख रहा है, घर की महिलाएं देख रही, और सरकार से ये उम्मीद है कि आने वाला बजट रसोई को भी सस्ता करेगा, पेट्रोल भी सस्ता करेगा, रोजगार की भी बात करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में पहले से हमारी सरकार है और सरकार ने जिस तरह का कामकाज किया है हमें पूरा भरोसा है। और बजट आज नरेंद्र मोदी जी का जो बजट पेश होता है वो गांव गरीब किसान के लिए होता है, नौजवान के लिए होता है, महिलाओं के उत्थान के लिए होता है। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में हम 5 राज्यों में इस बार कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। पंजाब जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत आक्रोश है, और बाकी 4 राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इन सरकारों के प्रति रुझान जनता का जिस तरह का है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बजट से और ऊर्जा मिलेगी, इन चुनावों को जीतने में और आसानी होगी। अब आपको बजट पेश होने से पार्टियों के फायदे और नुकसान समझाते हैं कि बजट पेश होने के बाद हुए चुनाव में पार्टियों का क्या प्रदर्शन रहा है। बजट से पार्टियों के नफा नुकसान का गणित। 2006 में तमिलनाडु में बजट के बाद चुनाव में कांग्रेस को 34 सीटें मिली। 2001 में तमिलनाडु में कांग्रेस की 7 सीटें थीं। फायदा हुआ। 2017 में पंजाब बजट के बाद चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती। 2012 में पंजाब में बीजेपी की 12 सीटें थीं, यानी नुकसान हुआ। 2021 में असम में बजट के बाद चुनाव में एनडीए ने 60 सीटें जीती थीं। 2017 के चुनाव में असम में एनडीए की 60 सीटें ही आई थीं, मतलब कोई असर नहीं हुआ। एक बात तो साफ है कि चुनाव आने से पहले बजट में लोक लुभावन वादे ज्यादा होते हैं। 2022 के पेश हो रहे इस बजट में भी वोटर्स को लुभाने वाली घोषणाएं होने की पूरी संभावना है। हालांकि 2017 में विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बजट टालने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि बजट पेश करने से राज्यों के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि चुनाव आयोग ने 2017 में निर्देश दिया कि वोटरों को प्रभावित करने वाली घोषणाएं न की जाए। इसके साथ ही वित्त मंत्री चुनावी राज्यों से जुड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किसी तरह से भी कोई जिक्र न करें। चुनावी मौसम में जब बजट पेश हुआ, अगर हम पिछले 15 साल के आंकड़ों को देखें तो 14 राज्यों के 42 बार हुए विधानसभा चुनावों में सिर्फ 13 बार रूलिंग पार्टी को फायदा मिला। अब फिर केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर रही है और देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन 5 राज्यों में रूलिंग पार्टी को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो बजट 2022 से 23 में आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए भी बजट का प्रावधान होता है। ऐसे में सड़क परिवहन मंत्रालय को और राष्ट्रीय राजमार्ग को इस बजट में क्या खास मिल रहा है, पिछले साल में क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं, मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी पर जोर दिया तो उसका क्या फायदा मिला, भारत माला प्रोजेक्ट से देश को कितने राष्ट्रीय राजमार्ग मिले, इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को करीब से जानने वाले एनएचएआई के पूर्व सलाहकार वैभव डांगे से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। सुनिए। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। अब कल बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, खासतौर पर अगर हम बात करें सड़क और परिवहन मंत्रालय को लेकर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव डांगे जी हैं। बखूबी समझते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय की चीजों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विशेषज्ञ के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, पहले भी बजट आया था, इस बार का बजट कितना खास रहने वाला है, खासतौर पर सड़क और परिवहन मंत्रालय में? नहीं, मुझे लगता है कि बजट का फोकस हम पिछले 7 साल से हम लगातार देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। और इस बजट की इस बार विशेषता ये है क्योंकि हम 2 साल के कोविड के जो इम्पैक्ट है उसके बाद आने वाला ये बजट है। साथ ही साथ इस बजट को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि 2024 में जब दोबारा चुनाव होंगे तो उसमें अब 2 साल बचे हैं, तो 2023 का बजट ये एक सेंस में चुनावी बजट होगा। तो 2022 का बजट जो है वो सही मायने में इकोनॉमी को एक गति देने वाला बजट रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है।
मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर फोकस रहता है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो बढ़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट, डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा होता है कि हमारे देश में हम चाहे रोज़गार बढ़ाने की बात कर रहे हो, चाहे हमारी जो एक रेगुलर इकोनॉमी में है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, उसको बल देने की बात हम कर रहे हैं, तो उन सब के इम्पैक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फोकस बना रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वित्त मंत्री के सामने कई प्रकार के चैलेंजेस होंगे। कोविड के कारण जो हमारी रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आया है, टैक्स कलेक्शन पे इम्पैक्ट आया है, उसको देखते हुए अपना एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाए, बजट को कैसे बढ़ाए, खर्चा अधिक कैसे बढ़ाए, ये एक चैलेंज है। लेकिन साथ ही साथ जैसे अभी एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ या एसेट मोनेटाइजेशन की कल्पना वित्त मंत्री ने अपने पिछले साल के बजट में भी और उसके बाद भी लगातार कही है। बड़ा सवाल सर, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आगे की रणनीतियां रहने वाली है कि क्योंकि जब भी जिक्र आता है मंत्रालयों का तो खासतौर पे नितिन गडकरी जी का तारीफ काफी होता है कि जिस प्रकार से सड़क और ब्रिज बनाने का काम इनके मंत्रालय द्वारा किया गया, देश ही नहीं विदेशों में भी तारीफ हुई। अब की बार उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति होने वाली है कि किस प्रकार से विकास होगा? जैसे आपने कहा, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण 2014 में हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या थी लगभग 96,000 किलोमीटर, 96,000 किलोमीटर। आज बढ़कर माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आज कहा कि वो बढ़कर 1,40,000 किलोमीटर हो गई है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के कारण, डेंसिटी के माध्यम से भी सबसे बड़ा राज्य होने के कारण नेशनल हाईवे की संख्या वहाँ भी डबल हुई है, तेजी से डबल हुई है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का राष्ट्रीय राजमार्गों का काम वहाँ चल रहा है। लगभग शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ काम नहीं चल रहा हो। सवाल रहेगा सर, जिस प्रकार से एक किताब आई थी बिल्डिंग और ब्रिज करके, जो रिसेंटली मैंने बिल्डिंग ब्रिजेस किताब लिखी थी, उसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब हमने 2015 में ब्रिजेस के, आप देखे होंगे कई जगह एक्सीडेंट्स होते हैं, पुराने होने के कारण ब्रिज गिर जाते हैं और जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में मनुष्य हानि होती है, लोगों के जान जाती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसका स्टडी कर रहे थे। तो ये किताब उसी के लिए हमने एक इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम बनाई नहीं, उसकी कल्पना कैसे, वो कहानी कैसे इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम बनाई, उसकी ये कहानी है किताब। तो ये किताब इस पूरी कहानी को दर्शाता है। मुझे लगता है ये पॉजिटिव विश्वास देने वाली कहानी इस किताब में हमने लिखी है, तो लोगों को पसंद आएगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वैभव डांगे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस मंत्रालय के द्वारा लगातार विकास किया जा रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और निश्चित तौर पे जो भी बजट आने वाला है उसमें भी काफी ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से भारत में राजमार्गों को और भी बढ़ाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।